वंदे विद्यार्थियों, आज बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका एक अध्याय है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस अध्याय से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और इसके अलावा CUT या अन्य कोई भी कंपटीशन वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको मैं बताऊँगा। बहुत ही फास्ट रिवीजन करने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन की सीरीज है और इसमें मैं प्रत्येक चैप्टर नहीं राजनीति विज्ञान की दोनों पाठ्य पुस्तक जो 12वीं कक्षा की है उसके प्रत्येक चैप्टर का अभ्यास आपको करवाऊंगा और इसके साथ ही मैंने प्रत्येक अध्याय की गूगल क्विज भी बना रखी है। आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, उसमें आप भाग लेकर के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और कई बार उसमें एक साथ भाग ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है और इससे आपका जो भी GK भी तैयार हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ज़रूर कोशिश करें और ये PDF जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये PDF अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव किस अवधि में संपन्न हुआ? तो 4 ऑप्शंस हैं 47, 48, 49, 50, 51, 52 या 53, 54। तो सही आंसर है C यानी 1951 से 52 के बीच में। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो स्वतंत्रता के बाद में हुए थे वो अक्टूबर 1951 से शुरू होकर के फरवरी 1992 के बीच में संपन्न हुए थे और अधिकांश भाग इसका फरवरी या कह सकते हैं 1992 में हुआ। तो अगर एक ही साल आए तो आपको 92 लिखना है और अगर आपको दोनों साल आए तो 51, 52 है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं जैसे KV सुंदरम, सुकुमार सेन, TN सेशन और MS गिल। तो MS गिल और TN सेशन बाद में चुनाव आयुक्त बने और जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? लगभग संख्या आपको बतानी है। तो सही आंसर है इसका 17 करोड़। तो देश में पहले आम चुनाव के समय में यानी 1951-52 में 17 करोड़ मतदाता थे। अगला प्रश्न है 1952 के आम चुनाव में, क्योंकि मैंने अभी कहा कि 51-52 के थे लेकिन सामान्य रूप से उसको 52 का आम चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग है वो 1 जनवरी और फरवरी 1952 में संपन्न हुआ था चुनाव का। तो 1952 के आम चुनाव में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो इसका सही आंसर है 489 यानी 489। अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली थी वो 364 थी यानी जो टोटल सीटें थी 489 यानी 489 थी, उनमें से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और स्पष्ट बहुमत है वो नेहरू जी के नेतृत्व में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, 1952 के चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? प्रथम तो लगभग सभी को पता होता है लेकिन दूसरे स्थान पे कौन सी पार्टी रही, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है सोशल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ या स्वतंत्र पार्टी। तो सही आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो सीटों के आधार पर दूसरे नंबर पे प्रथम आम चुनाव में रही थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी को 1952 के चुनाव में लगभग कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे? तो सही आंसर है 45%। हालांकि उसको सीटें हैं 74% के लगभग मिली थी लेकिन जो मत मिले थे वो 45% मिले थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस को सीटों में अधिकतम लाभ किस चुनाव प्रणाली से मिला? तो उस समय जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी वो थी, आपको 4 ऑप्शन है जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमत प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव या राष्ट्रपति प्रणाली। तो सीधी सी बात है बहुमत प्रणाली यानी भारत में जो प्रणाली अपनाई गई थी सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला विजेता घोषित किया जाता है और आज भी यही प्रणाली है और इसी प्रणाली का कांग्रेस को लाभ हुआ। तो चाहे 100 में से 50 या मतलब 55 वोट ही पड़े हो, उनमें से अगर किसी कैंडिडेट ने किसी ने 20 प्राप्त किए, किसी ने 10 प्राप्त किए तो 20 प्राप्त करने वाला भी ही विजेता घोषित होगा। तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला या वोट प्राप्त करने वाला विजेता है, ये प्रणाली अपनाई गई है। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो अब इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, केवल शिक्षित नागरिक को मताधिकार, केवल पुरुषों को मताधिकार या 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार या कर देने वालों को मताधिकार। तो वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में दिया हुआ है और इसका सीधा सा अर्थ है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक है वो अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, पहले आम चुनाव में महिलाओं के नाम मतदाता सूची में किस समस्या से जुड़े थे? यानी मतदाताओं के जो महिला मतदाता थी उनके नाम में क्या समस्या थी? 4 ऑप्शन हैं, नाम दर्ज नहीं थे, उपनाम नहीं थे या रिश्तों से पहचाना गया या उम्र सही नहीं लिखी गई। तो सबसे जो ज़्यादा कॉमन समस्या थी वो थी कि C यानी रिश्तों से पहचाना गया। जैसे कई महिलाओं के नाम को जैसे फलां की पत्नी, फलां की बेटी के रूप में दर्ज किया जिसमें महिला का नाम होता ही नहीं था और इसको बाद में सुधारा गया। तो ये पहले चुनाव में थोड़ी सी गलती हुई थी। उसके बाद में पहले आम चुनाव में मतदान के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया? तो EVM, बैलेट पेपर, ऑनलाइन वोटिंग या खुला मतदान। तो ऑनलाइन
उस समय कोई ऑप्शन था ही नहीं, ईवीएम भी बहुत बाद में आई, तो सीधा सा ऑप्शन है बैलेट पेपर, यानी बैलेट पेपर और अलग अलग मतपेटियाँ हैं वो प्रयोग में की गई पहले आम चुनाव में। ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में कब शुरू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूरे भारत की बात करें तो 2004 तक पूरे देश में ईवीएम लागू कर दी गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न, एक दल के प्रभुत्व का अर्थ क्या है? एक दल का प्रभुत्व है उसका क्या मतलब है? तो उसका सीधा सा मतलब है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा में एक ही पार्टी का लगातार जीतना। और प्रथम 3 जो आम चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस पार्टी है वो एकमात्र दल के रूप में, यानी जो भी बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी थी, और इसी कारण से शुरू के 3 जो कार्यकाल थे उसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर उसको कहा जाता है, और विपक्ष इसमें मौजूद रहता है लेकिन एक ही पार्टी है वो लगातार जीतती है, और इसी को एक दल का प्रभुत्व कहा गया। अगला प्रश्न है 1952 से 1967 तक केंद्र में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा? तो मैंने यही आपको बताया कि नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है 1952 से लेकर के 3 जो आम चुनाव लगातार है वो जीते, और इसका सही आंसर है कांग्रेस। अगला, कांग्रेस के प्रभुत्व का प्रमुख कारण क्या था? तो बहुत सारे कारण थे और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो था वो था कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, यानी कांग्रेस है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से बनी हुई पार्टी, यानी 1885 में इसका गठन हो गया था, और उस समय ये स्वतंत्रता सेनानियों की एक पार्टी थी और ज़्यादातर जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो सारे इस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका प्रभुत्व है वो कायम रहा, और शुरू के 3 जो भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के भीतर मौजूद आंतरिक समूहों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शंस हैं विपक्ष, गठबंधन या गुटबंदी या वैचारिक विभिन्नता। तो कांग्रेस पार्टी में एक छतरी की तरह थी जिसमें सभी तरह की विचारधाराएं शामिल थी, जैसे कंजर्वेटिव और वामपंथी, दक्षिणपंथी और इसके अलावा गर्मपंथी, नरमपंथी वगैरह, तो इसको एक छतरी के रूप में माना गया। अगला प्रश्न, 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? 4 ऑप्शंस हैं कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। तो सही आंसर है डी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी। केरल में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है वो बनी थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, केरल की कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ए के गोपालन, EMS नंबूदिरीपाद, ज्योति बसु या PC जोशी। तो सही आंसर है EMS नंबूदिरीपाद है वो केरल के मुख्यमंत्री बने कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के। अगला प्रश्न, केरल की कम्युनिस्ट सरकार को किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया गया था? तो अनुच्छेद 356, जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और इसी अनुच्छेद का उपयोग करके केरल की सरकार को बर्खास्त किया गया था। तो अनुच्छेद 356, 370 है वो आपको पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब इसको हटा दिया गया। अगला ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1948 में, कांग्रेस से अलग होकर के सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। अगला प्रश्न है सोशलिस्ट पार्टी किस विचारधारा में विश्वास रखती थी? तो सोशलिस्ट पार्टी है वो लोकतांत्रिक समाजवाद में समर्थक थी या उसमें विश्वास रखती थी। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया किस पार्टी से जुड़े थे? तो वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और इसीलिए समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस को छतरी पार्टी क्यों कहा जाता है? अभी मैंने कहा कि छतरी का मतलब हो गया कि इसमें अलग अलग रंग होते हैं, सतरंगी जो है उस पार्टी को क्यों कहा गया? तो इसका ऑप्शन है, अब ये इसमें सीधी सी बात है कि ये केवल किसानों की पार्टी थी या एक ही विचारधारा की पार्टी थी या इसमें कई विचारधारा के लोग थे या केवल शहरी पार्टी थी। सतरंगी या छतरी का मतलब ही हो गया कि इसमें कई विचारधारा के लोग शामिल थे। मैंने आपको बताया इसमें दक्षिणपंथी, समाजवादी, उदारवादी, नरमपंथी, गर्मपंथी वगैरह सब कुछ, सभी तरह के लोग, गरीब है, अमीर है, व्यापारी है, कर्मचारी, सभी कुछ शामिल थे उस समय, तो इसको इसलिए छतरी पार्टी कहा गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना C राजगोपालाचारी ने की थी, जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो C यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र पार्टी किसके हितों की पक्षधर थी? तो स्वतंत्र पार्टी का जो मेन हित था वो था जमींदार उद्योगपति, और ये पार्टी मुक्त बाजार और निजी संपत्ति के समर्थन में थी। अगला है 1967 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व में क्या परिवर्तन आया? तो 3 जो चुनाव के दौर थे उसमें एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जो है प्रभुत्व है वो कम होता गया। अब यहाँ से चुनौतीपूर्ण हुआ क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु के बाद में ये मामला काफ़ी कुछ चेंज हो गया और 1967 के बाद में कांग्रेस को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगला है एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के लिए क्यों घातक नहीं था? हालांकि एक दल का प्रभुत्व है एक तरह से लोकतंत्र के घातक हो सकता है क्योंकि ये एक तरह से तानाशाही की ओर ले जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। उसके अलग अलग कारण थे, क्योंकि इसमें एक तो विपक्ष मौजूद था और जो भी दल या एक दल का जो प्रभुत्व था उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के बाद सरकारें बनी थी।
न तो इसमें सेना शासन का था, न प्रेस पे नियंत्रण वगैरह कोई मामला था। सीधी सी बात की यहाँ विपक्ष भी मौजूद था और स्वतंत्र चुनाव है वो लोकतंत्र को जीवित रखते थे। अगला है भारत में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। तो सामान्य रूप से भारत में जो भी विपक्षी दल है उनका काम है आलोचना और विकल्प प्रस्तुत करना, जनता के सामने सरकार की कमियों को लाना और विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना। अगला है कांग्रेस के प्रभुत्व का सबसे बड़ा लाभ क्या था। तो कांग्रेस के प्रभुत्व का सबसे बड़ा जो लाभ था शुरू में वो था राजनीतिक स्थिरता, क्योंकि स्पष्ट बहुमत जब पार्टी को मिलता है तो राजनीतिक रूप से स्थिरता रहती है और ये शुरुआत के 3 जो कार्यकाल थे उनमें ये स्थिरता देखी गई। अगला है भारत में लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या माना गया। तो सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो सफल आम चुनाव, यानी शुरुआत में ही सफल जो आम चुनाव हुए थे और जिसको देखने के लिए विदेशों से भी कई लोग पत्रकार वगैरह आए थे और उन्होंने कहा था कि नेहरू जी इस मामले में सफल नहीं हो पाएंगे, भारत में लोकतंत्र है वो कायम नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले ही आम चुनाव में ये सिद्ध हो गया कि भारत में लोकतंत्र है वो सफल हो सकता है। तो सफल आम चुनाव है ये बहुत बड़ा कारण था, प्रमाण था एक तरह से। अगला है 1952 के चुनाव को किस रूप में देखा गया। तो ये लोकतंत्र की परीक्षा के रूप में देखा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व की जो भी निगाहें थी वो भारत के चुनाव पे थी। सिर्फ 15% साक्षरता वगैरह बहुत कुछ इसमें कमियां थी, पहली बार चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं थी और इस कारण से ये एक कठिन परीक्षा माना गया। अगला है पहले आम चुनाव में साक्षरता दर लगभग कितनी थी। हालांकि मैंने अभी आपको हिंट दे दी। प्रथम आम चुनाव के समय केवल 15% लोग यानी मतदाता है वो ही साक्षर थे, तो मतदाताओं की साक्षरता दर थी वो 15% थी। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए किस प्रकार की विशेष व्यवस्था की। तो ऑनलाइन वोट, प्रतीक चिन्ह, खुला मतदान या मौखिक मतदान। तो सीधी सी बात है प्रतीक चिन्ह यानी जो सिंबल्स जो आज भी कायम है, राजनीतिक जो भी उम्मीदवार होते हैं पार्टियां हैं उनको सिंबल दिया जाता है और जिसके कारण अनपढ़ लोग भी उसको पहचान के मतदान कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अशिक्षित मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्ह दिए गए जो आज भी पार्टियों को दिए हुए हैं और उसी के आधार पर अधिकांश लोग अभी भी मतदान करते हैं। अगला है कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो कांग्रेस पार्टी के जो पहले प्रधानमंत्री यानी स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और लगातार 3 कार्यकाल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व का मुख्य काल कौन सा था। तो 1952 से लेकर यानी पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक 67 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अगला प्रश्न, 1967 के बाद किस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। तो 1967 के बाद में जब कांग्रेस का प्रभुत्व कम हुआ तो गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ और एक से अधिक दलों ने मिलकर के सरकार बनाई, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति शासन भी सही नहीं है, सैन्य शासन तो भारत में लगे ही नहीं और एक दलीय शासन है वो एक तरह से धीरे धीरे समाप्त हो गया और 67 के बाद में गठबंधन की राजनीति का दौर है वो शुरू हुआ और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व का अंतर्राष्ट्रीय तुलना में क्या विशेष था। तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो दूसरे देशों की तरह, जैसे आपकी पाठ्यपुस्तक में भी कई उदाहरण दिए हुए हैं गाना वगैरह में या और भी वगैरह, जहाँ या तो तानाशाह है या एक दलीय संविधान यानी संविधान में ही एक दल की व्यवस्था थी या सैन्य शासन थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो एक दल का प्रभुत्व था वो लोकतांत्रिक था, यानी बाकायदा चुनाव वगैरह होते थे और उसी के आधार पर एक दल की सरकार है वो लगातार चुनी गई। अगला प्रश्न है 38वां, जनसंघ बाद में किस पार्टी में परिवर्तित हुआ। तो जनसंघ ही आगे जाकर के भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के रूप में बना। अगला है विपक्ष की कमजोरी का क्या कारण था। तो विपक्ष की कमजोरी का कारण सबसे इम्पोर्टेंट था वो विपक्षी दल के संगठन और संसाधनों में कमजोर थे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी पुरानी पार्टी थी और स्वतंत्रता आंदोलन से जमी हुई पार्टी थी। तो विपक्ष की जो कमजोरी थी वो थी संगठन की कमी और संसाधनों की कमी। अगला है कांग्रेस के प्रभुत्व का सामाजिक आधार क्या था। तो क्या केवल शहरी वर्ग, केवल ग्रामीण वर्ग या सभी वर्ग या केवल मध्यम वर्ग। तो कांग्रेस है उसको समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला था और इसी कारण से उसका प्रभुत्व कायम रहा। अगला है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र अपनाने का निर्णय किसने लिया। तो ये निर्णय है भारतीय नेताओं ने लिया था। उस समय के जो भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो भी राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र को चुना। अगला, लोकतंत्र गरीब देशों में सफल नहीं हो सकता, इस धारणा को किसने गलत सिद्ध किया। तो भारत ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया, जबकि भारत में जब पहले आम चुनाव हुए तो उस समय कई देशों की निगाहें भारत के चुनावों पे थी और उनको लगता था कि भारत में कभी भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकेगा। लेकिन भारत ने साबित कर दिया और ये धारणा है वो गलत साबित हो गई कि लोकतंत्र गरीब देशों में सफल नहीं हो सकता। अगला है कांग्रेस के भीतर मतभेदों को कैसे सुलझाया जाता था। तो कांग्रेस के भीतर जो मतभेदों को सुलझाने का जो तरीका था वो था लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र से, यानी पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और सामान्य रूप से जो भी मतदान वगैरह है वो खुले मतदान वगैरह या इस तरीके से होता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो भी मतभेद थे वो सुलझाए जाते थे।
अगला प्रश्न, विपक्षी दलों का अस्तित्व क्यों महत्वपूर्ण था? तो विपक्षी दलों का अस्तित्व है वो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इससे सरकार की जो भी कमियां होती हैं वो जनता के सामने उजागर होती है और जनता को एक ऑप्शन यानी विकल्प मिल जाता है। इसलिए विपक्ष का होना लोकतंत्र में एक आवश्यक अंग है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व को किसने सबसे बड़ी चुनौती दी? तो कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती है वो अलग अलग दलों ने दी, जैसे स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इन सभी ने मिलकर के अलग अलग स्तर पर चुनौतियां कांग्रेस को दी। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी। अगला प्रश्न, 1950 के दशक में भारत को किस प्रकार का देश माना जाता था? तो 1950 के दशक में भारत को गरीब और अशिक्षित देश है वो माना जाता था, क्योंकि उस समय भारत आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर था। अगला प्रश्न, पहले आम चुनाव में मतदान कितने प्रतिशत लगभग था? 4 ऑप्शन है, 40%, 45%, 80% या 60%। तो इसका सही आंसर है लगभग 60% मतदाताओं ने मतदान किया। अगला है, कांग्रेस के प्रभुत्व ने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? तो कांग्रेस का प्रभुत्व था उसके कारण राजनीतिक स्थिरता बढ़ी रही, यानी लगातार 3 जो भी कार्यकाल थे वो पूरे 5 साल के कार्यकाल संपन्न हुए और इसका कारण था यानी राजनीतिक स्थिरता बनी रही। अगला प्रश्न 49वां, भारत में एक दल का प्रभुत्व किस ढांचे में था? तो भारत में जो भी एक दल का प्रभुत्व था वो लोकतांत्रिक ढांचे में था। बाकायदा लोकतंत्र यानी चुनाव के द्वारा सरकार का चयन किया जाता था, न तो तानाशाही था, न ही सैन्य था और न ही औपनिवेशिकवादी था, लोकतांत्रिक ढांचा था। और अंतिम प्रश्न है, एक दल के प्रभुत्व का दौर अध्याय, इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो उसका निष्कर्ष है कि लोकतंत्र है इस दौर में मजबूत हुआ था। एक दल का प्रभुत्व का जो दौर था खास करके 1952 से लेकर के 1967 तक था, उसमें लोकतंत्र है वो एक तरह से मजबूत हुआ, क्योंकि इसमें न तो लोकतंत्र असफल हुआ, न विपक्ष समाप्त हुआ और न ही तानाशाही स्थापित हुई। तो इसका सही आंसर हो गया लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो ये थी कुछ कुल मिलाकर के 50 प्रश्न, और आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए और इस प्रश्नों से संबंधित जो भी वीडियो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो यहाँ लिंक दिया हुआ है उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल की भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मेरे चैनल के जो कम्युनिटी टैब है उस पर भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।